जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के पहले चैप्टर यानी राष्ट्र का स्वरूप का सेकेंड पार्ट लेकर के आ चुके हैं। पार्ट 1 में हम यहाँ तक के प्रश्नों को हल कर लिए थे और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने नोट्स भी तैयार करके लाया है। पहले मैं आपको बुक में अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद अपने इस नोट्स में एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से हल कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पूरे चैप्टर को आसानी से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अंगा नंबर वाला पहले पढ़ेंगे, फिर आगे आने वाले सभी को बारी बारी से समाप्त करेंगे। चलिए देखिए, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये पृथ्वी का जो विशाल प्रांगण है, प्रांगण माने होता है दोस्तों मैदान या कह लो आंगन, ठीक है, और विशाल माने भयंकर या बड़ा। तो पृथ्वी यानी धरती माता का ये जो पूरा यानी कि फैला हुआ विशाल मैदान है, यानी धरती माता की इस भूपर्पटी में यानी पूरा एरिया जो है, इसमें सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है, अर्थात सब लोगों के लिए बराबर अधिकार है, ठीक है ना। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय मतलब संतुलन के मार्ग से, यानी सभी लोग एक दूसरे से संतुलित होकर रहें, मिलजुल करके रहें, और ऐसे में सभी लोगों के लिए भरपूर प्रगति करने का और सबको आगे बढ़ने का एक जैसा अधिकार है, ठीक है ना। यानी कोई किसी के विकास को अवरुद्ध मत करें, सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, समन्वय स्थापित करके रहें, संतुलन बना करके रहें, तो इस धरती माता में सभी लोगों के लिए बराबर अधिकार है, ठीक है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि अगर हमारे देश का कोई ये व्यक्ति ये सोचे कि हम किसी को पीछे छोड़ करके देश को आगे बढ़ा ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर राष्ट्र के किसी अंश में यानी अगर हमारे देश का कोई भी कोना अगर पिछड़ा रहेगा तो हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, यानी हमें अपने देश के प्रत्येक भागों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और सब तरीके से उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर किसी एरिया में हम आगे नहीं बढ़े रहेंगे तो हमारा पूरा देश जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, यानी अगर हमारे देश के किसी भी भाग में अंधकार व्याप्त है और कमजोरी व्याप्त है, यानी अगर हमारे राष्ट्र का कोई भी अंग विकसित नहीं हो पा रहा है, तो उससे हमारे संपूर्ण राष्ट्र का स्वास्थ्य जो है उतने भाग में असमर्थ रहेगा, अर्थात खराब हो जाएगा। यानी उतने अंश में हमारा पूरा देश जो है वो उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए, यानी सभी लोगों को जागृत होना चाहिए और उन्नति के लिए एक जैसी उदार भावना से सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यानी सब लोगों के बीच आपसी प्रेम होना चाहिए, सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, कोई दूसरे को छोड़ करके स्वयं आगे बढ़ने के बारे में ना सोचे। ऐसे में हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो पूर्ववत यानी पहले वाला जैसा, या फिर एक बार फिर से चलो बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि कोई भी देश तभी विकसित होगा जब उसके प्रत्येक भाग में निवास करने वाले लोग उन्नति करेंगे। क्योंकि अगर किसी भाग में अंधकार और कमजोरी अर्थात अवनति माने होता है असफलता व्याप्त होगी, तो उतने भाग में वह देश उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी क्योंकि किसी अंग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास होगा तो वह राष्ट्र उतने अंश में उन्नति नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए चौथा, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओतप्रोत क्यों होना चाहिए। तो लिखेंगे समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओतप्रोत होना चाहिए ताकि संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो सके, ओके। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सबको समान अधिकार प्राप्त है क्योंकि उन्नति के मार्ग में भरपूर प्रगति करने का सबको बराबर अधिकार है, ठीक है। चलो चलते हैं दोस्तों अगले गद्यांश पे और उसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगला गद्यांश है दोस्तों 4 नंबर वाला, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, सुखदायी रूप है तक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे राइटर जी ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जंगल होता है तो उसमें होता क्या है। देखिए उसी जंगल में कहीं पे झाड़ियाँ भी होती हैं, कहीं पे लताएं भी लगे होते हैं, कहीं पे बड़े बड़े वृक्ष भी होते हैं, कहीं कहीं पे छोटी छोटी वनस्पतियाँ भी होती हैं।
यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे एक ही जंगल में रहते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, है ना। वही चीज़ राइटर जी बताना चाहते हैं कि जंगल में जिस प्रकार अनेकों लताएं, अनेकों वृक्ष और अनेकों वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से, अदम्य का मतलब ये होता है दोस्तों जिसको दबाया ना जा सके, यानी अदम्य जिसको दमनीय ना किया जा सके या जिसको दबाया ना जा सके, यानी सभी बराबर उठते हैं, ठीक है ना। वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए अर्थात तेजी से प्रगति करते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। देखिए अविरोधी मतलब जहाँ पे लोगों के बीच तनिक भी विरोध ना हो, तनिक भी आपसी झगड़े ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जंगल में सभी झाड़ियाँ, सभी वनस्पतियाँ, सभी लताएं, सभी वृक्ष रहते हैं और सभी बराबर उन्नति करते हैं और अविरोध की स्थिति में रहते हैं, यानी कोई किसी से विरोध नहीं करता, उसी प्रकार राष्ट्र के लोगों को भी अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिल करके राष्ट्र में रहना चाहिए, ठीक है। देखिए भले ही कई लोगों की संस्कृति अलग हो सकती है, आपके धर्म में कोई अलग सभ्यता है, दूसरे के धर्म में कोई अलग सभ्यता है, कोई दूसरे धर्म को मानता है, कोई दूसरे धर्म को मानता है, ठीक है। भले ही आप एक दूसरे अलग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन सभी लोगों को मिल करके राष्ट्र में रहना चाहिए और एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, यानी जिस प्रकार जल के अनेकों बहाव, प्रवाह मतलब बहाव, अनेकों जलधाराएं बहती हैं और जा करके नदियों के रूप में वो समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है। जल की अनेकों धाराएं यहाँ वहाँ से आने वाली सभी नदियाँ समुद्र में जिस प्रकार से एक रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक रूप में परिणत हो जाती हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का जीवन भी अनेक विधियाँ जो हैं राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार एक अच्छा राष्ट्र जो है ना, उसके लोगों की अलग अलग संस्कृतियाँ भी एक राष्ट्र में एक रूप में बंधी होती हैं। भले ही वो संस्कृतियाँ कई लोगों की अलग अलग हों, लेकिन अगर एक अच्छा राष्ट्र है तो वो आपस में मिली हुई रहती हैं, ठीक है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र के लोगों के बीच आपसी समन्वय है, आपसी एकता है, तो उनका जीवन ही उस राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अर्थात अगर लोगों के बीच आपसी एकता है तो वो लोग सुखी रहेंगे और इससे वो पूरा राष्ट्र सुखी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या मैंने बता दिया। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, तो सबसे पहले आप लोग पहला ऑप्शन डालेंगे और लिखेंगे जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। अलग अलग संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है, तो लिखेंगे अलग अलग संस्कृतियों के मिलन की तुलना नदियों के समुद्र में मिलने से की गई है, ठीक है। अगला है दोस्तों अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे अदम्य मतलब जिसको दबाया ना जा सके, अविरोधी मतलब बिना विरोध के, ठीक है। अब देखिए अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि संतुलन युक्त जीवन किसी देश का सुखदायी रूप है। अर्थात अगर किसी देश की जनता में आपस में संतुलन हो तो वह राष्ट्र अत्यधिक सुखी होता है, ठीक है। एक लाइन की ही व्याख्या है, कोई खास नहीं है। उपर्युक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, तो बस लिख देंगे पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पे आप संदर्भ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही होते हैं, संदर्भ कह लो या फिर पाठ का नाम लेखक का नाम एक ही चीज़ होती है। अब देखते हैं दोस्तों 6 वाला गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है। देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारी धरती माता के गर्भ में, या कह लो हमारे धरती माता के अंदर, हमारी धरती माता के अंदर बहुत सारी अमूल्य, अमूल्य माने इतना मूल्य है उनका, यानी ये कह लो अमूल्य का मतलब होता है दोस्तों वह वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं, और अमूल्य का अर्थ ये भी लिखा जाता है कि वह वस्तु जो पैसे से ना खरीदी जा सके। यानी हमारे धरती माता के शरीर में, हमारे धरती माता के अंदर इतने सारे अमूल्य खजाने पाए जाते हैं, और इसी वजह से हमारी धरती माता वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा मतलब वसुओं को धारण करने वाली, अर्थात खजाने को धारण करने वाली, ठीक है। और उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, अर्थात हमारे धरती माता में पाए जाने वाले खजानों के बारे में कौन जानना नहीं चाहेगा। अर्थात सभी लोग यही चाहेंगे कि यार हमको भी बताया जाए कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यानी सब लोगों के अंदर उत्सुकता होती है, ठीक है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पोषण मतलब लालन पालन, ठीक है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि हजारों करोड़ों लाखों वर्षों पहले से हमारी इस धरती माता के शरीर में या धरती माता के अंदर बहुत सारी धातुएं जो हैं
यहाँ पे पालित हुई हैं या कह लो उत्पन्न हुई हैं और उनको धरती माता के शरीर में ही पोषण मिला है। ठीक है, देखिए दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस करके, यानी जो रात दिन नदियाँ बहती हैं हिमालय से निकलती हैं और पहाड़ों को पीस पीस करके अगणित प्रकार, अगणित माने असंख्यों, अगणित माने असंख्यों, प्रकार माने प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी रातों दिन बहने वाली नदियों ने पर्वतों को पीस करके, रास्ते में आने वाली तमाम कठिनाइयों को पीस करके, तोड़ करके अनेक प्रकार की मिट्टी से हमारी इस पृथ्वी की देह को सजाया है, अर्थात हमारे धरती माता की ऊपरी परत को बनाया है। ठीक है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, भावी मतलब भविष्य में आने वाली, आर्थिक माने रुपया पैसा इत्यादि, या कह लो फाइनेंशियल स्टेटस को, अभ्युदय माने उन्नति करने के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। हमारे भावी आर्थिक यानी हमारे भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें भारत में पाए जाने वाले खनिजों और अन्य बहुमूल्य चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर जो हैं, लेखक ये कहते हैं कि हमारे धरती माता की गोद में जो जड़ पत्थर यानी जो दिखने में बेकार रहते हैं वह पत्थर भी जो पाए जाते हैं ना, और जब उनको कुशल माने अच्छे शिल्पियों मतलब शिल्पकारों द्वारा, अच्छे कलाकारों द्वारा जब उनको सुधारा जाता है ना, संवारा जाता है ना, तो वो दिखने में अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, यानी दिखने में बहुत अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है, और नाना भांति मतलब अनेक प्रकार के अनगढ़, अनगढ़ माने बेढंगे, अनगढ़ माने बिढंगे, यानी अनेक प्रकार के बिढंगे नग जो हैं, नग तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, अंगूठी में भी लगा रहता है, अनेकों आभूषण में लगा रहता है, यानी अनेकों प्रकार के बेढंगे नग जो हैं हमारे विंध्याचल की नदियों के बहाव में सूर्य की धूप जब पड़ती है ना तो चमकते रहते हैं। ठीक है, यानी विंध्याचल से जो नदियाँ बहती हैं उसमें जब धूप पड़ती है सूर्य भगवान की तो वो नग जो हैं चमकते रहते हैं। ठीक है, और उनको जब चतुर माने एक अच्छे कारीगर माने कलाकार के द्वारा उसको जो है बेहतरीन कटाव पर लाया जाता है ना, यानी उसमें जब धार बनाई जाती है बढ़िया से, उसको काट काट करके गढ़ा जाता है ना, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता प्रकट होती है, नई सुंदरता और शोभा फूट पड़ती है। अर्थात उन्हीं बेढंगों नगों को जब बेहतरीन तरीके से कारीगर द्वारा बनाया जाता है ना, तो जैसे ही उसमें घाट बना बना करके कटाव दिया जाता है तो उसके प्रत्येक घाट से बहुत ही बेहतरीन शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। ठीक है, देश के नर नारियों के रूप मंडन यानी हमारे देश के स्त्रियों के रूप को सजाने में और सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब ये है कि आभूषणों को बनाने में, ठीक है, आभूषणों को बनाने में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अर्थात हमेशा से बहुत सहयोग रहा है, इसलिए हमें उनका ज्ञान भी आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए गद्यांश का संदर्भ तो आप लोग पूर्वत लिख देंगे पहले की भांति। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलो मैं रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अपने नोट्स में दिखाता हूँ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि धरती माता के अंदर बहुत सारी अमूल्य धातुएं एवं खजाने भरे हुए हैं, इसी वजह से धरती माता को वसुंधरा कहा जाता है। लेखक कहते हैं कि करोड़ों वर्षों से कई प्रकार की धातुओं एवं खनिजों को धरती माता की भू पर पट्टी में पोषण मिला है, जिनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला है दोस्तों, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, धरती माँ को वसुंधरा कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने दोस्तों, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखेंगे नदियों ने पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी में पाए जाने वाले अमूल्य खजानों की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी हैं, या कह लो धरती माता के इस संपूर्ण शरीर में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं। ठीक है, अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पे 4-4 5-5 पेज मेहनत करके मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिए जा वाला है दोस्तों, साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्र के लोग जो हैं अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यानी राइटर जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जो रहने वाले लोग हैं ना, हमारे देश के जो निवासी लोग हैं ना, तो वो अपने मन में उठने वाले विचारों को, ठीक है, अपने मन में उठने वाले मानसिक भावों को क्या करते हैं, कोई साहित्य के रूप में प्रकट कर देता है, कोई कलाओं के रूप में प्रदर्शित कर देता है, कोई नाच गाने इत्यादि के रूप में, कोई गीत के रूप में, और कोई आमोद प्रमोद मतलब खेलने वगैरह यानी हंसी मजाक में, है ना।
हंसी मजाक आदि अनेकों रूपों में हमारे राष्ट्र के लोग जो हैं अपने अपने मस्तिष्क के भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राइटर्स ये कहते हैं कि आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद होता है, यानी हमारे आत्मा को, हमारे जी को, हमारे मन को प्राप्त होने वाला विश्वव्यापी आनंद। विश्वव्यापी आनंद का मतलब ये है वह आनंद जो बाहरी रूप में हमें देखने को मिलता है, पूरे संसार में फैला हुआ होता है। ठीक है ना, यानी आत्मा को मिलने वाला जो विश्वव्यापी आनंद का भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। किन विविध रूपों में? साहित्य, कलाओं, नृत्यों, गीतों, आमोद प्रमोद इत्यादि के रूप में। ठीक है ना, ये बाहरी हैं, ये विश्वव्यापी आनंद हैं जो हमारी आत्मा को मिलते हैं। ठीक है ना, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं राइटर जी कहते हैं कि हमारे देश के लोगों के अंदर जो संस्कृति है, बाहर से इनको देखा जाए तो अलग अलग दिखाई देती है, अनेकों दिखाई पड़ते हैं हमारे भारतीय संस्कृति के लक्षण। परंतु जब इसको आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखा जाए ना, परंतु जब इसको हम मन से देखते हैं, अपने अंतरात्मा से जब इसको समझते हैं ना, तो हमारे देश की अलग अलग संस्कृतियों में भी एक सूत्रता दिखाई देती है, अर्थात एक दूसरे से मिले हुए एकता के सूत्र में बंधी हुई संस्कृतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, जो व्यक्ति सहृदय है, यानी जो व्यक्ति अच्छे मन वाला है, सज्जन व्यक्ति है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, यानी अर्थात प्रत्येक लोगों की संस्कृति के आनंद को, यानी दूसरों की खुशी में खुद शामिल होता है और उससे आनंदित होता है, यानी प्रसन्नता प्राप्त करता है। यानी जो सज्जन लोग होते हैं वो एक दूसरे की खुशी देखकर हमारे देश में नहीं जलते, वो एक दूसरे के आनंद पक्ष में शामिल होते हैं, उसके आनंद से खुद खुशी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर इसी प्रकार की उदारता की भावना सभी लोगों के अंदर आ जाए ना, तो ये राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, यानी लाभदायक है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लिए लाभदायक हो जाएगी। संदर्भ आपका पूर्वत रेखांकित अंश की व्याख्या चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि बाहरी रूप से देखा जाए तो हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं और उन सब की संस्कृति भी अलग अलग है, परंतु उनको ध्यान से देखा जाए तो उनमें एकता है। लेखक कहते हैं कि जो अच्छे विचार के लोग हैं वह अलग अलग संस्कृति के लोगों के आनंद को स्वीकार करते हैं और प्रत्येक संस्कृति के लोगों के सुख में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है दोस्तों, सहृदय व्यक्ति किसे, यानी किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? और पांचवा क्वेश्चन भी सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है तो दोनों क्वेश्चन का सेम आप लोग आंसर लिख देंगे यहाँ पे चौथा पांचवा। ठीक है, राष्ट्रीय जन जो है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके सेम आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? छठवां क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, विश्वव्यापी आनंद वह आनंद होता है जो किसी न किसी रूप में दिखाई देता है, जबकि आंतरिक आनंद वह आनंद है जो केवल अंतरात्मा में महसूस किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला गद्यांश आप सभी के सामने झा वाला गद्यांश आ चुका है। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो धरती माता को क्या समझते हैं? अपनी धरती माता को माता समझते हैं और स्वयं को धरती माता का पुत्र समझते हैं और धरती को माता समझ के उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो धरती को प्रणाम करने का ये प्रणाम भाव जो है ना, यही धरती माता की भूमि और लोगों का ये कठोर मजबूत बंधन है। इसी वजह से ये लोग धरती माता से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यानी इसी मजबूत, ये प्रणाम भाव रूपी मजबूत दीवार पर, यानी धरती माता को प्रणाम करने का ये जो लोगों के अंदर भाव है, इसी भाव पर किसी भी राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, अर्थात कोई भी राष्ट्र इसी पर तैयार होता है। ठीक है, इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित होता है। यानी इसी चट्टान पर, यानी धरती माता के ये प्रणाम भाव रूपी जो चट्टान है, प्रणाम भाव रूपी ये जो पत्थर है, इसी पर किसी राष्ट्र का जीवन हमेशा के लिए आश्रित रहता है। ठीक है, और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। यानी धरती माता के इस प्रणाम भाव को मान करके ही राष्ट्र के प्रति मनुष्यों, यानी प्रत्येक लोगों के कर्तव्यों और अधिकारों का निस्तारण होता है, अधिकारों का उदय होता है। ठीक है, अब आगे राइटर जी कहते हैं, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का
अधिकार है। यानी लेखक ये कहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले लोगों में कई लोग ऐसे हैं जो धरती माता को माता भी नहीं मानते, ठीक है ना। तो लेखक ये कहते हैं जो लोग धरती को माता नहीं मानते उनको धरती माता के द्वारा दिए जाने वाले वरदानों में, अर्थात धरती माता के द्वारा दिए जाने वाले संसाधनों में उनका कोई योगदान नहीं है, उनका कोई हक नहीं है उन चीज़ों का। यानी धरती माता जो हमें ये प्राकृतिक वातावरण देती है, अमूल्य निधियाँ देती हैं, उनमें उन लोगों का कोई हक नहीं है जो धरती को माता नहीं मानते, ठीक है। और जो लोग धरती को माता और स्वयं को उसका पुत्र स्वीकार करते हैं उनको पृथ्वी के द्वारा दिए जाने वाले वरदानों में भाग पाने का हक है, ठीक है। माता के प्रति अनुराग, यानी धरती अगर माता मानते हैं तो उस माता के प्रति प्रेम और सेवा की भावना प्रत्येक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। कोई भी पुत्र अगर किसी को माता समझता है तो माता की सेवा करना उसका फर्ज होता है और माता से प्रेम करना उसका फर्ज होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप पृथ्वी को माता मानते हैं तो धरती माता की सेवा करें, ना कि उसे नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। उसको तनिक भी नुकसान ना पहुंचाएं, उसके वातावरण को दूषित ना करें, ठीक है। उनको तनिक भी नुकसान ना पहुंचाएं और उनकी सेवा करें, ठीक है। और वह एक निष्कारण धर्म है, यानी यह एक निस्वार्थ प्रेम है, ठीक है। अब देखिएगा पाठ का नाम और शीर्षक का नाम तो आप लोग लिख ही लेंगे। किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे दोस्तों, राष्ट्र निवासी जन पृथ्वी को माता मानते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, ठीक है। वेरी सिंपल। अगला है किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? तो यहाँ पे लिखेंगे जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का हक है, ठीक है। अगला है पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है और इसे सब लोगों को पालित करना चाहिए। चलो देखते हैं अगला गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला गद्यांश है इया नंबर, क्या बोलते हैं इसको? इया नंबर, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि माता जो होती है अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यानी कोई भी माता हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे हमारी माता हो, चाहे धरती माता हो, अपने सभी पुत्रों को बराबरी के भाव से देखती हैं, बराबरी के भाव से प्रेम करती हैं। और इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन जो हैं बराबर हैं और इसीलिए इस धरती पर निवास करने वाले प्रत्येक लोग बराबर हैं, ठीक है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। यानी जो इस धरती माता को प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा, जो हमारी धरती माता को उन्नति की ओर ले जाएगा, वह धरती माता के प्रत्येक अधिकार में स्वयं का भागी है। उसको वहाँ पे हक है धरती माता के वरदानों को लेने का, ठीक है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। लेखक ये कहते हैं कि धरती माता में रहने वाले लोगों का फैलाव जो है, विस्तार जो है अनंत तक है, अर्थात बहुत दूर दूर तक है। नगरों और जिलों में, पुर और गाँवों में, जंगलों और पर्वतों में अनेक प्रकार के लोग भरे हुए हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के लोग अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे और ये लोग जो हैं अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले भी हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन ये धरती माता के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे से प्रेम, ठीक है। और इसी कारण उनका ये एक दूसरे से प्रेम का जो भाव है ये अखंड है, अर्थात अखंडनीय है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन जो है एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। लेखक ये कहते हैं कि संस्कृति और रहन सहन के दृष्टि में, अगर रहन सहन और संस्कृति से देखा जाए तो लोग जो हैं एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई लोग ज़्यादा आगे बढ़ गया हो, कोई पीछे ही हो, ऐसा हो सकता है। किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं उत्पन्न हो सकता। भले ही कोई गरीब हो, भले ही कोई आगे हो, भले ही कोई ऊंचा हो, भले ही कोई नीचा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनका माता के प्रति जो प्रेम है उसमें भेदभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इन धरती माता के इस विशाल क्षेत्र में सभी लोगों को बराबर हक है। समन्वय के मार्ग से यानी संतुलन के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक समान अधिकार है। किसी लोग को पीछे छोड़ करके हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए, अर्थात हमें राष्ट्र के प्रत्येक भाग को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है?
तो यहाँ पे लिखेंगे माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ठीक है, समान भाव से चाहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो किसी जन को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए ताकि पूरा राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सौहार्द और प्रांगण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सौहार्द का अर्थ है एकता, मित्रता, सद्भाव, तीन में से कोई एक लिख देना। प्रांगण का मतलब आंगन या मैदान। ठीक है, अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलो हेडिंग डाल लो और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि धरती में रहने वाले लोगों का फैलाव बहुत दूर दूर तक है। नगरों और जनपदों में, छोटे छोटे गांवों और इलाकों में, जंगलों और पर्वतों में, सभी जगह लोग भरे हुए हैं, अर्थात अलग अलग जगह अनेक प्रकार की संस्कृतियों वाले लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम तो आप लोग बस वही लिख देंगे, सेम टू सेम पूर्ववत पहले की भांति। अगला है दोस्तों, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्रों को समान भाव से धरती माता रखती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समान अधिकार का भागी कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समान अधिकार का भागी वह है जो धरती को अपनी माता और स्वयं को उसका पुत्र समझता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी पर लोगों का विस्तार अनंत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो अनंत का लिखेंगे जिसका कोई अंत नहीं, और जनपद का लिखेंगे जिला। जनपद का मतलब क्या होता है? जिला। और यहाँ से दोस्तों आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।